अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज से चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिवीजन करवा रहा हूं और अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस हम काम कर रहे हैं। 2021 में आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया। इसका जो सिलेबस है वो है टेंशन इन स्ट्रिंग, इसके दोनों केसेस हैं, मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन। लेकिन याद रखिएगा कि इन सब के लिए आपके पास मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रट्टा वट्टा नहीं लगाना। आपको पता हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, सही समझ के आपने किया हो। नंबर 2, आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में मुकम्मल इल्म हो, इसकी टाइप्स का कंसेप्चुअली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। नंबर 3, आपको एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पता हो। इसके बगैर ये चैप्टर पढ़ना पॉसिबल नहीं, समझना पॉसिबल नहीं। पढ़ तो लेंगे, पढ़ने का क्या है। फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स को हर लिहाज से फोर्स एंड इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। एहतियातन आपको लॉज ऑफ मोशन का भी इल्म हो मुकम्मल तौर पर। इनके न्यूमेरिकल भले ना कीजिए, लेकिन आपको पता हो इनके बारे में। इनकी बेस पर आप ये टॉपिक करेंगे। अब जो टॉपिक आपके निकाल दिए गए हैं ये तो इंक्लूडेड है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एमसीक्यूज आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एमसीक्यूज आए हैं। जो यहां निकाल दिए गए हैं वो बाकी सारे हैं। यानी आपको कोलिजन निकाल दिया गया, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, और वो बड़ी सी डेरिवेशन निकाल दी गई। बेटा जी, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाना हमारा मकसद नहीं है, टारगेटेड प्रिपरेशन करना हमारा मकसद है। रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बेटा जी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। पहला टॉपिक है टेंशन इन स्ट्रिंग। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था। किसी भी स्ट्रिंग में पैदा होने वाली वो फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, जो एक्शन के खिलाफ पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्ज कीजिए कि आपने अपनी उंगली, या आपकी उंगली है, आपने अपनी उंगली पर एक धागा लपेटा हुआ है और उसके दूसरे सिरे से आपने एक बॉडी को लटका रखा है। तो ये जो इस बॉडी का वेट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये एक्शन होगा। इसके खिलाफ इस स्ट्रिंग में रिएक्शन पैदा हो जाएगा। जाहिर है इसे होल्ड करने के लिए आप स्ट्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी आपका एक्शन है। वेट का रिएक्शन जो है वो टेंशन है, और आपके फोर्स का जो रिएक्शन है वो भी टेंशन है। किसी एक जगह पर दोनों टेंशन एक्शन के खिलाफ कलेक्ट हो सकती हैं और वहां से डोरी टूट सकती है। मैं इसको निग्लेक्ट कर देता हूं, आपकी फोर्स को निग्लेक्ट कर देता हूं कि अगर ये डोरी रुकी हुई है, अगर ये बॉडी रुका हुआ है, तो हम कहेंगे कि एक्शन और रिएक्शन बराबर है, यानी वेट और टेंशन बराबर है। अगर ये अपवर्ड मूव कर रही है, आप इसे ऊपर उठा रहे हैं, इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अब सोचिए, टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। फॉर एग्जांपल, टेंशन 10 न्यूटन है और वेट जो है वो 8 न्यूटन है, तो कितने न्यूटन की फोर्स से ये ऊपर उठ रहा है? आप जानते हैं कि ये 2 न्यूटन की फोर्स से ऊपर उठ रहा है। अगर इसे बैलेंस करना हो तो वेट में 2 न्यूटन की फोर्स ऐड कर दीजिए। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अगर ये वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। मान लीजिएगा कि अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। मान लीजिएगा
कि ये 5 न्यूटन है, ऐसे ही कह रहा हूं, और ये 8 न्यूटन है मान लीजिए, तो कितना न्यूटन टेंशन के मुकाबले में वेट ज्यादा है? आप जानते हैं 8 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन 3 न्यूटन। अब आपकी ये उंगली है, लोड बंधा हुआ है, और आपका हाथ नीचे जा रहा है, तो आप कहेंगे ना वेट ज्यादा है, टेंशन कम है। तो अगर आपने इसे रोकना हो तो आप हेल्प किसकी करेंगे? जो कमजोर है, और वो कमजोर कौन सा है? टेंशन। कितनी हेल्प करेंगे? नेट फोर्स कितनी ऐड करेंगे? जितना दोनों का डिफरेंस था। ये दो बातें समझ लीजिएगा। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। इसके दो स्पेशल केसेस हैं, दो स्पेशल केसेस हैं। ये जो मिटा रहा हूं इसको ज़हन में रखिएगा। केस ए, when both bodies move vertically, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव कर रहे हैं, किस तरह से? देखो मैट्रिक में भी आपने सीखा है। फर्ज करें ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, हमने एक एज्यूम किया है कि ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, चरखी और एक इनइलास्टिक स्ट्रिंग, गैर लचकदार डोरी इसके ऊपर से गुजारी गई है, और इसके एक एंड पर लेस मास है और दूसरे एंड पर ज्यादा मास। इसके एक सिरे पर ज्यादा मास है, मान लीजिए इसको आप ए कह दीजिए, इसको आप बी कह दीजिए। इसका मास m1 है और इसका मास m1 है, इसका मास m2। जाहिर है जिसका मास ज्यादा होता है और तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। इसका वेट W1 है और इसका वेट W2 है, और वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। अब सोचिए वेट के खिलाफ टेंशन पैदा होती है, वेट के अपोजिट टेंशन पैदा होती है, तो स्ट्रिंग में दोनों तरफ टेंशन अपवर्ड होगी। आपको याद है जब मैंने क्लास पढ़ाया था तो बड़ा हंसा हंसा के पढ़ाया था। ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ए बॉडी, और बी बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है। जितनी एक्सिलरेशन से ये नीचे आ रहा है उतनी एक्सिलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो हम पहले, ये केस 1 है, चलिए मैं इसे इस तरह कर देता हूं। मोशन ऑफ बॉडी ए पर गौर कीजिए। हम कहेंगे बॉडी ए, देखिए इस पर गौर कीजिएगा, हम कहेंगे बॉडी ए का वेट उसके टेंशन के मुकाबले में ज्यादा है। अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको गरीबों की मदद करना होगी और टेंशन में अपनी नेट फोर्स, उतनी फोर्स जितना दोनों का डिफरेंस है, वो ऐड करना होगी। चुनाचे नेट फोर्स आपके पास आ जाएगी W1 माइनस टी। M1 ए है, F1 M1 ए के बराबर है, और W1 जो है वो M1 जी के बराबर है। इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। मोशन ऑफ बॉडी बी, बॉडी बी पर गौर कीजिएगा। ये जिस्म ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बॉडी बी मूव्स अपवर्ड। अगर कोई बॉडी अपवर्ड मूव करे तो दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के बराबर नेट फोर्स ऐड कर देंगे, जो कम होगी। ये कम है, ये ज्यादा है, इसलिए अपवर्ड मूव कर रहा है। तो आप कहेंगे T इज ग्रेटर देन W2, तो W2 में उतनी फोर्स ऐड कर देंगे जितनी रोकनी है। अच्छा देखिए, मान लें
कि ये 10 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2 न्यूटन। इसी तरह इस केस में मान लें कि ये 10 न्यूटन है और ये 13 न्यूटन है, तो दोनों का डिफरेंस कितना था? 3 न्यूटन। यहां पर ये 13 न्यूटन वेट है, 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स है और ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। आपने कहा वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, वेट है 13 न्यूटन और टेंशन है 10 न्यूटन, तो आपके पास डिफरेंस कितना आया? कितना, किस फोर्स से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है? तो वो है 13 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन। तो आप यहां पर ये जो लिखेंगे, दिस इज 3 न्यूटन। इस बॉडी को डाउनवर्ड मूव करने से रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए वो 3 न्यूटन है इस केस में, और इस केस में 2 न्यूटन है। इसका मतलब है कि यहां आपके पास नेट फोर्स T माइनस W2 है, यानी M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G। दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप बॉडीज का एक्सिलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एक्सिलरेशन, तो बड़ा घिसा पिटा टॉपिक है, मैट्रिक में पढ़ा है। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जब दो इक्वेशंस ऐड होती हैं तो उनकी लेफ्ट साइड में और उनकी राइट साइड में ऐड हो जाती है। और आपको पता है इनकी लेफ्ट साइड्स और राइट साइड्स क्या हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्टेप मिसिंग कर रहा हूं। यहाँ एक्सिलरेशन कॉमन है, m1 प्लस m2 बाकी है, और बेटा इन दोनों में g कॉमन है और m1 माइनस m2, m1g माइनस m2g, g कॉमन है। और g पहले लिखें या बाद लिखें एक ही बात है। क्यों जी? दोनों तरफ m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2। आपने इसको भी m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, इसको भी m1 प्लस m2 से डिवाइड किया, तो एक्सिलरेशन आपके पास आया m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। इसका केस नंबर 2, इसी में मॉडिफिकेशन करवा रहा हूं समझाने के लिए। केस नंबर 2 है कि अगर एक बॉडी वर्टिकली मूव कर रहा हो और दूसरा हॉरिजॉन्टली, व्हेन वन बॉडी मूव्स vertically and other horizontally। अब फिगर कैसी होगी देखिए। अब है ये कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और पुली यहां पर है, यहां पुली है, और एक बॉडी यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, स्ट्रिंग ये जा रही है। दिस इज सेकेंड बॉडी, इसके वेट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस है, याद रखिएगा। ये बॉडी बी है, इसके वेट की, इसका मास m2 है, इसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और इसके वेट के खिलाफ इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर दें। अब ये जिस फोर्स के साथ मूव कर रहा है, नेट फोर्स से लग रही है, वो टेंशन है, क्योंकि हमने इसकी मोशन के खिलाफ पैदा होने वाली ये जो फ्रिक्शन है, इसको निगलेक्ट कर देना, फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देना। 4 फोर्सेस अमल कर रही हैं इस पर, बॉडी बी पर 4 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक है वेट, दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन, तीसरी है टेंशन,
और चौथी है फ्रिक्शन। याद रखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो 4 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, उसमें से 2 चूहों ने शादी कर ली। अब बाकी बचा ये, फ्रिक्शन को आपने अस्यूम किया है 0, तो नेट फोर्स इज दिस। तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे और कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स, और यहां नेट फोर्स को आप F2 कहेंगे, यानी F2 इज इक्वल टू T या M2A इज इक्वल टू T। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में मैं मुकम्मल कर लूं, मेहमान आ गए थे। एक्सिलरेशन फाइंड कर लिया, तो अगर आप टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना चाहते हैं, हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटी बातें हो जाती हैं, छोटे छोटे शहर। डायलॉग बोलता हूं बहुत। और इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 थी m1a अपान m2a m1g माइनस टी अपान टी माइनस m2g। कुछ बच्चे बड़े मजाकिया होते हैं, वो कहते हैं ये टी से भी कैंसिल हो सकता है, जी से भी कैंसिल होगा, फिर एम से भी कैंसिल होगा, ऊपर सबस्क्रिप्ट 1 आएगा और नीचे सबस्क्रिप्ट 2 आएगा, प्रूव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपेंड कर लीजिएगा, जो चीज फाइंड करनी है वो लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए। तो आपके पास m1t प्लस m2t इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस होगा तो 2m1 m2g होगा। स्टेप मिस कर रहा हूं, यहां से t कॉमन ले रहा हूं, t कॉमन लेके पहले लिखिए ब्रैकेट से या बाद में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन इन स्ट्रिंग आपके पास बगैर किसी टेंशन के ये आ गई। केस 1 इस तरह से एक्सिलरेशन और टेंशन फाइंड करने के लिए है। केस 1, अच्छा मिटा रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से आप केस नंबर 2 जो डिस्कस हो रहा था उसमें इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, एक्सिलरेशन के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की ये है, सॉरी राइट साइड ये है, इसमें इक्वेशन 2 की राइट साइड ऐड हो जाएगी, कैंसिल होंगे, यहां से ए कॉमन लीजिए तो आपके पास आंसर होगा m1g अपान m1 प्लस m2। अब आपने ये नहीं करना कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करें, टेंशन फाइंड करने का शॉर्टकट है फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग, by putting the value of acceleration A in equation 2 we get, इक्वेशन 2 में एक्सिलरेशन की वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, T is equal to m2a, therefore T is equal to m2a की जगह m1g अपान m1 प्लस m2। चलिए ऐसे लिखा रहने दे, तो T इज इक्वल टू m1 m2 g अपान
m1 प्लस m2। इस केस में आपने इस तरह टेंशन फाइंड कर लेनी। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है मोमेंटम। बड़ा ही आसान है लेकिन समझाने के लिए बड़ा मुश्किल है। नंबर 2 है, अगला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। याद रखिएगा मोमेंटम जो है वो इफेक्ट ऑफ मोशन है या क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और इसको P से जाहिर करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अल्लाह ना करे आपको एक छोटा पत्थर मारूं, चोट कम लगेगी। अगर उतनी ही वेलोसिटी से एक बड़ा पत्थर मारूं, चोट ज्यादा लगेगी। यदि मैं वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हुए अगर मास इंक्रीज करता जाता हूं तो इफेक्ट ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट आपने लगाना होता है, और ये कांस्टेंट क्या है? v। P is equal to mv। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। इसी तरह आप कह सकते हैं कि momentum is directly proportional to v if mass is constant। मेरे हाथ में 3 बुलेट्स हैं, गोलियां। हर गोली एक जैसी है, मास बराबर है। मैं एक गोली आपको हाथ से मार दूं माथे पर, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र, ये गोली है, हाथ से मारी है, कुछ नहीं होगा, माथे पर गोमड़ बनेगा। दूसरी गोली मैं गुलेल में डाल के मारता हूं, माथे पर लगेगी, होगा कुछ। लेकिन अगर तीसरी गोली मैं गन में रख के मारूंगा ना तो बहुत कुछ होगा। किसका इफेक्ट ज्यादा है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है, हालांकि तीनों का मास क्या है? सेम है। किसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां पर बिल्कुल इसी तरह से कांस्टेंट v लिखेंगे और यहां कांस्टेंट की जगह m लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आपके पास ये है आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट मोमेंटम का। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन द सेम। अब मामला ये है कि व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम, अच्छा उससे भी बढ़ के एक व्हाट इज सिस्टम? हर वो चीज सिस्टम है जिसका कोई ना कोई मास और एनर्जी हो। लेकिन जो चीज अंडर कंसिडरेशन होती है, जो चीज जेर गौर होती है, वो भी तो सिस्टम कहलाती है। यहाँ पर सिस्टम जो है वो 2 बॉडीज पर मुश्तमिल है, 2 बॉडीज। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होती, और पूरी यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया ही नहीं है जो दूसरों से ला ताल्लुक हो, खड़ूस हो। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगती हो, या जो एक्सटर्नली फोर्स ना लगाता हो बल्कि आपस में फोर्स लगाता हो, इंटरेक्ट करता हो। मान लीजिए 2 बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, और पहले बॉडी की वेलोसिटी u1 है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 है। दिस इज अ सिस्टम, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मान लीजिए कि u1 जो है वो u2 से ज्यादा है, तो टक्कर तो होगी भैया, दोनों में कोलिजन होगी। देखिए कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जानी है, हो सकता है रुक जाए, हो सकता है बैकवर्ड चला जाए, और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जानी है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है।
यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज u1 एंड u2 एंड आफ्टर कोलिजन इज v1 एंड v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो है वो ये है, मोमेंटम होता ही मास इनटू वेलोसिटी है। इसके मास, इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, और कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम जो है टोटल m1 v1 प्लस m2 v2 है। इसका प्रूफ आपने करना है। देखिए कोलिजन में होता क्या है, ये एक्शन करता है, फर्स्ट बॉडी सेकंड पर एक्शन करता है और सेकंड बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करता है, कोलिजन हो जाता है। तो हम यहां पर अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो कहेंगे कि एक्शन इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। रट्टा लगा रखा है ना, हर एक्शन का इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन होता है। अच्छा यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फर्स्ट बॉडी ने फोर्स लगाई तो सेकंड में एक्सिलरेशन पैदा किया। याद रखिएगा, फर्स्ट बॉडी ने फोर्स लगाई, सेकंड में एक्सिलरेशन पैदा किया, तो ये आप m2a2 लिखेंगे। और सेकंड बॉडी ने रिएक्ट किया तो फर्स्ट में एक्सिलरेशन पैदा किया या पैदा करने की कोशिश की। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अक्सर लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं, फर्क तो पड़ता है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। हम जानते हैं अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कह दूं तो हेयर A1 क्या है, एक्सिलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, और फर्स्ट बॉडी ये है, ये, और एक्सिलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी पहले वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, बाद में वेलोसिटी v1 हो गई, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी इसकी v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t माइनस 0, सिर्फ t भी लिख सकते हैं, एंड एक्सिलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी क्या है, यहां लिखेगा एक्सिलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी v2 माइनस u2 अपॉन t। बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो आपके पास ये होगा m1 a1 की जगह v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लीजिएगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, इसे एक्सपेंड कीजिएगा m2 v2 प्लस m2 u2। तो करना ये है कि आप इस वैल्यू को उधर ले जाइए और इस वैल्यू को इधर ले आइए, m1 v1 के पास आकर m2 v2 ऐड हो जाएगा और माइनस m1 u1 उधर जाके ये भी ऐड हो जाएगा m2 u2 में। इस तरह आपने साबित कर दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला टॉपिक है बहुत ज्यादा अहम, इंक्लाइंड प्लेन। इसके दो केस हैं और वो दोनों ही मैं डिस्कस करूंगा। इंक्लाइंड प्लेन ऐसी सतह है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई खास एंगल बनाए। द प्लेन विच मेक्स अ पार्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिएगा पहाड़ी की तरह ये होती है, मान लीजिएगा ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसे आप एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, और ये है इंक्लाइंड प्लेन। इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया है। मान लीजिएगा इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, तो नेचुरली ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा और इसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। देखना है कि ये कैसे एक्सीलरेट करता है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो मोशन ऑफ बॉडी सब डालेगा, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इस मकसद के लिए हम जानते हैं कि इस बॉडी का वेट एग्जैक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और इस सरफेस का जो रिएक्शन है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, इसे आप नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। अब मान लीजिएगा कि दिस इज वाई एक्सिस, आपका दिल चाहे तो इसे एक्स एक्सिस कहिए, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बनाए हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस क्यों कहते हैं? अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा दूं तो यहां पर एक्स एक्सिस आ जाएगा और यहां पर वाई एक्सिस आ जाएगा। 90 डिग्री घुमा दिया। आप यूं भी तो कह सकते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दो लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनमें एक को एक्स एक्सिस दूसरे को वाई एक्सिस कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि इसको रोटेट करूं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। आपका ये एक्स एक्सिस था, ये हो गया, ये वाई एक्सिस था और ये हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। आप इसे एक्स एक्सिस कह दीजिए, इसको वाई एक्सिस कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। आपके नोट्स में इसे एक्स एक्सिस लिखा है या वाई एक्सिस लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट इज अ वेक्टर, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर जब भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक एंगल के अपोजिट और एक एंगल और राइट एंगल के दरमियान। हम कहेंगे ये वेट का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द रोड है, ये रोड है, और ये वेट का वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू द रोड है। अब अगर बॉडी नेचुरली डाउनवर्ड मूव कर रही है, यहां पर अलोंग द प्लेन मूव कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। When body moves down on inclined plane, इसकी हरकत पर गौर कीजिए। हम कहेंगे कि इस पर एक्चुअली तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक इसका वेट है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है और तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने कहा कि वेट के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक W परपेंडिकुलर है और दूसरा W पैरेलल है। परपेंडिकुलर टू द रोड और पैरेलल टू द रोड। अगर आप गौर कीजिए तो W परपेंडिकुलर जो है वो W cos थीटा है और W पैरेलल जो है वो W sin थीटा है। गौर कीजिएगा, आप जानते हैं इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रही है ये जो मैं दिखा रहा हूं, इस ट्राइंगल में थीटा की अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, और जो दोनों एंगल्स को मिलाती है वो बेस है। आपको पता है कि बेस अपान हाइपोटेनियस कोस थीटा होता है, तो W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W कोस थीटा। चुनाचे इसे आप WX भी कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा, चलिए मैं इसे WX भी कह सकता हूं, इसे मैं WX, चलिए मैं इसे WX कह देता हूं और इसको WY कह देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा।
अब गौर कीजिएगा कि W परपेंडिकुलर और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, और ये बॉडी इस तरह तो मूव कर ही नहीं रहा, बिल्कुल बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड भी नहीं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। तो यहां पर हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू W परपेंडिकुलर। कैसे कैसे कहेंगे? यहां पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग, यहां मैंने इसको y एक्सिस कह दिया है, आप इसे x एक्सिस कह दीजिए, नोट्स को देखते हुए कीजिएगा, इसे y एक्सिस कह दीजिए। सम ये W परपेंडिकुलर को मैंने WX कह दिया। अगर ये y एक्सिस होता तो तब भी W परपेंडिकुलर जो है WX ही होता, WY भी कह देते तो क्या फर्क है, लेकिन वो W cos थीटा के बराबर होता, WY इज इक्वल टू W cos थीटा। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ x एक्सिस पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? दो कर रही हैं, एक R और दूसरी -W परपेंडिकुलर। इस वजह से R जो है W परपेंडिकुलर के बराबर है, आप इसे WX कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके ना। बट सिग्मा Fy इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं? देखो y एक्सिस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरी W पैरेलल है। W पैरेलल क्यों? पैरेलल टू द रोड है। आप इसे WY भी कह सकते हो, W पैरेलल को WY भी कह सकते हो। तो WY डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन अपवर्ड है, तो सोचिए ये रुका हुआ तो नहीं है ना। W पैरेलल इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, WY इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन। अब अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो करना क्या है, आप यहां खड़े हो जाइए, टार्जन बन जाइए और बिलाखिर स्टिकर बन जाइए। आप ऐसे खड़े हो जाइए, पहाड़ी के दरमियान में खड़े हो जाइए, ऊपर से आने वाले ट्रक को रोकिए। कितना रोकना है, कितनी फोर्स ऐड करनी है, जितनी जितनी कमी थी। फॉर एग्जाम्पल WY जो है वो 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन 2 न्यूटन है, तो आपको 8 न्यूटन ऐड करनी। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप अपनी नेट फोर्स फ्रिक्शन में ऐड करेंगे। W पैरेलल को W साइन थीटा लिखिए, बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स F है, इसको इधर ले आइए, तो आपके पास फ्रिक्शन जो है W साइन थीटा माइनस F की जगह MA लिखिए, W की जगह MG लिखिए, माइनस फ्रिक्शन। देखो बेटा, अक्सर बच्चों ने रट्टा लगा रखा होता है, W पैरेलल W परपेंडिकुलर की जगह वो चक्कर में पड़े होते हैं WX WY, कॉन्सेप्ट नहीं होते। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, या डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय M, तो आपके पास A इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस F अपॉन M हुआ। इसका एक और केस है जो एग्जाम में आता है, व्हेन बॉडी मूव्स डाउनवर्ड की बजाय अपवर्ड है। ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, देखो बेटा यहां पर, यहां से आपको काम करना है, यहां से देखो, अगर आप सोचो कि बॉडी अपवर्ड मूव करनी है तो आपको अपवर्ड मूव करवानी होगी। जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो ज़हन में रखो कि W पैरेलल भी डाउनवर्ड है और फ्रिक्शन भी डाउनवर्ड है, और आप फोर्स खुद लगा रहे हो, दो फोर्सेस के खिलाफ फोर्स लगा रहे हो, और वो आपकी नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स जो है यहाँ पर
W पैरेलल प्लस फ्रिक्शन होगी, जिसे आप F इज इक्वल टू W पैरेलल प्लस फ्रिक्शन कहेंगे। आप इसे WY भी कह दें, क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पास जो रिजल्ट आया यहां पर प्लस का साइन है, बस ये है डिफरेंस। उसी तरह से करना है। इस तरह बेटा जी आपका सारा इंपॉर्टेंट काम मैंने करवा दिया है। फ्रिक्शन आपने खुद रिवाइज करना है। फ्रिक्शन क्या है, उसकी दो टाइप्स होती हैं, कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन है। उसकी तीन टाइप्स होती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। थ्योरी मुकम्मल होती है। पहले मैं सेक्शन बी करवाऊंगा और उसके बाद में सेक्शन ए करवाऊंगा। सेक्शन बी फ्रॉम मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है, करवा दिया। 2 का 10th पार्ट है, a truck starts from rest at the top of a slope which is 1 meter high and 49 meter long. Find its acceleration and speed at the bottom of the slope, assuming that friction is negligible. देखिए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ट्रक जो है वो यहाँ टॉप पर है, चोटी पर, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट जो दे रखी है वो है 1 मीटर, और इस इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है वो 49 मीटर, और ये एट रेस्ट है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और ये डाउनवर्ड मूव करना चाहता है, कहता है कि बॉटम पर पहुंचेगा यहाँ पर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, VF आपको फाइंड करना है। ये टेक्स्ट बुक की सोल्ड एग्जांपल। डेटा बना लीजिएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेंथ ऑफ प्लेन 49 मीटर है, और लेंथ ऑफ प्लेन लिखिएगा, और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक है। हाइट ऑफ प्लेन 1 मीटर है, और आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखें, इन दो वैल्यूज की मदद से आपने एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन, आप देखिएगा इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी दे रखा है और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस भी दे रखा है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऊपर हेडिंग डालेगा नंबर 1 फॉर द एंगल ऑफ प्लेन, हेडिंग डालेगा फॉर द एंगल ऑफ प्लेन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा is equal to perpendicular upon hypotenuse 1/49 sin थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/49, 1.693 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ प्लेन। कोई जरूरत नहीं है इसे फाइंड करने की, साइन थीटा आपने फाइंड कर लिया, काफी है। स्टेप नंबर 2 फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रक, A इज इक्वल टू G साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन है फार्मूला, और यकीनन डेटा पढ़िएगा, फ्रिक्शन उसने 0 दे रखा। G होता है, नीचे आ रहा है 9.8, और साइन थीटा है 1/49। सॉरी, ये डाउनवर्ड, इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, G की वैल्यू आप पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे आ रहा है, तो आपके पास ये कितना होगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू आपने 9.8 लिखी, तो एक्सीलरेशन आ गया। नंबर 3 फॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS is equal to VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। A की जगह 0.2 लिखिएगा, VF फाइंड करना है, VI आपके पास 0 है,
एस जो है वो कितना है 49। तो VF स्क्वायर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया, देखिए बेटा 2 को 0.2 से और 49 से मल्टीप्लाई कीजिए 19.6। आप इस पर से स्क्वायर हटाइए, दूसरा रूट आएगा, तो आपका आंसर जो है वो है 1.3 मीटर पर सेकेंड। आप आंसर की स्टेटमेंट नीचे देंगे, द वेलोसिटी ऑफ ट्रक एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 1.3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके मॉडल पेपर का न्यूमेरिकल। सॉरी बच्चों, पिछले क्वेश्चन में VF जो है वो अंडर 1.96 नहीं बल्कि VF जो है अंडर 19.6 मीटर पर सेकेंड है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.4 मीटर पर सेकेंड है। रवानी में एक बच्चे की बात मानते हुए मैंने गलत कर दी, खैर कसूर मेरा अपना है। What is meant by an isolated system? Isolated system से क्या मुराद है? Prove that the linear momentum of two interacting bodies is conserved in an isolated system. बात एक ही है, बस आपको isolated system की definition लिखनी है। Question number 2. A 100-gram bullet is fired from a 10-kilogram gun. डेटा बना लीजिएगा। 100 ग्राम बुलेट, मास है 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए तो 0.1 किलोग्राम। A 100-gram bullet is fired from a 10-kilogram gun. टू बॉडी सिस्टम है, फर्स्ट बॉडी का मास 0.1 kg है, सेकंड बॉडी का मास 10 kg विद अ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। अब ज़हन में रखिएगा, ये है गन। चलिए ऐसे, इसके अंदर बुलेट है और आपने इसको फायर करना है, आपने इसको फायर करना है। तो फायर करने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या है, कंधे के साथ गन लगी हुई है, कंधे के साथ गन लगी हुई है। फायर करने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, 0 है। तो बिफोर फायरिंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज 0। अब देखिए, जब फायर किया गया तो गोली निकली, जब गोली आगे जाएगी, फायर करने के बाद गोली आगे गई तो गन का रिकॉइल जो है वो पीछे लगा और गन का धक्का रिकॉइल जो है वो नेगेटिव निकलेगा। कहता है फायर करने पर गोली की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड है, व्हाट इज स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। देखें, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ गन, दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट और दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ गन V2। सॉल्यूशन फॉर द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन आपने हेडिंग डालनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। m1 की जगह 0.1, v1 की जगह 1000, m2 की जगह 10, v2 की जगह v2, u1 की जगह 0 और u2 की जगह भी 0। ये आपका हुआ 100 प्लस 10v2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। तो आपके पास 10v2 हुआ माइनस 100, ये उधर चला गया 100, और v2 हुआ माइनस 100 अपान 10, यानी v2 है आपके पास माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर में नेगेटिव नहीं देते, स्टेटमेंट की शक्ल में आंसर दीजिएगा और नीचे लिखेगा द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन इज 10 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन इज 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा आया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको दिया है वो तो आपके मैट्रिक क्लास का था। कहता है a 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू 10 किलोग्राम वुडन ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। देखिए,
एक लकड़ी का ब्लॉक है, ये रुका हुआ है और गोली जो है इस पर फायर की जाती है, तो गोली की वेलोसिटी इनिशियल u1 होगी और ब्लॉक चूंकि सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब गोली इससे टकराएगी, देखिए ऐसे इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी क्योंकि लकड़ी का ब्लॉक है, और पेनिट्रेट करने की वजह से ये ब्लॉक जो है सिंक कर जाएगा, पेंडुलम की तरह झूल जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा, गोली इसके अंदर है। If the block is displaced as that its center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसे h कहेंगे, 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, what is the speed of the bullet? What was the speed of bullet? बुलेट की स्पीड क्या थी? तो डेटा बनाएगा कि m1 है मास ऑफ बुलेट, 1000 से डिवाइड कीजिए 0.05 kg। आगे डिस्क्रिप्शन में लिखेगा मास ऑफ बुलेट, और m2 है मास ऑफ वुडन ब्लॉक 10 किलोग्राम। अच्छा, बिफोर कोलिजन यहां लिखेगा u1 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट और u2 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और ये क्या है 0 आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद जो है v1 और v2 दोनों बराबर हो गए। कोलिजन के बाद बुलेट की वेलोसिटी v1 हो जानी है और ब्लॉक की वेलोसिटी v2 हो जानी है। चूंकि बुलेट जो है ब्लॉक में पेनिट्रेट कर गई है, बुलेट जो है ब्लॉक में पेनिट्रेट कर गई है, इसलिए बुलेट और ब्लॉक सेम हो गए, हमने इसे भी लिख दिया। और हाइट कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी 100 से डिवाइड करने पर 0.1 मीटर। पहले हम आफ्टर कोलिजन काम करेंगे। आफ्टर कोलिजन लिखेगा ब्लॉक स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम, ब्लॉक स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम, देयरफॉर पेंडुलम की तरह झूल जाता है, देयरफॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसका? ब्लॉक एंड बुलेट, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर बुलेट छुपी है, तो हाफ mv स्क्वायर की जगह हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर लिखिएगा, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh होता है, लेकिन यहाँ m1 प्लस m2 gh लिखिएगा। ये इससे कैंसिल कर दीजिएगा, v आपके पास जो है √2gh आएगा। क्वेश्चन था व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ, what is the velocity of bullet? आपको u1 फाइंड करना है, शुरू से यहां गलती हुई, तो v आपके पास होगा g की जगह 9.8, h की जगह 0.1, 100 1.96 यानी 1.3 मीटर पर सेकेंड। ये है जनाब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसके बाद आपने बिफोर कोलिजन, चलिए आपने भले आफ्टर कोलिजन की हेडिंग ना डाली गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब लिखेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 था 0.05 u1 और m2 कितना है 10 किलोग्राम, u2 है 0। v1 की जगह भी 1.3 मीटर पर सेकंड है और v2 की जगह भी 1.3 मीटर पर सेकंड।
1.3 तो कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.05 U1 प्लस 0। 1.3 को 0.05 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0.065 प्लस 13 तो 0.05 U1 इज इक्वल टू 13.065 तो U1 आपके पास आया 13.065 डिवाइडेड बाय 0.05। U1 आपके पास हुआ 260,261.3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ बुलेट वाज, लिखिएगा नीचे, द स्पीड ऑफ बुलेट वाज 261.3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा बना लीजिए। ये इंक्लाइंड प्लेन का न्यूमेरिकल है। A motor car is moving up a slope of 30 degree with a velocity of 72 km per hour. Suddenly the engine fails. देखिए साइड पर लिखा हुआ है suddenly the engine fails. How much distance will the car move before coming to rest? Assume friction to be negligible. एक मोटर कार है जो 30 डिग्री के स्लोप पर ऊपर जा रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो आपके पास ये 20 मीटर पर सेकंड, आपके पास आंसर हुआ 20 मीटर पर सेकंड। इसका इंजन अचानक फेल हो जाता है, फ्रिक्शन 0 है, कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो पहले तो आप इसका एक्सीलरेशन फाइंड कीजिएगा। लिखिएगा स्टेप 1, फॉर द एक्सीलरेशन ऑफ कार, ऊपर जा रही है और जी की वैल्यू -9.8 है। साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री 0.5 होता है, तो -4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन हुआ। फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, स्टेप 2 है। अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, -9.8 s इज इक्वल टू -400, 20 का स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 400 डिवाइडेड बाय 9.8, तो डिस्टेंस इसका कितना आया? 40.8 मीटर। कार रुकने से पहले इतना डिस्टेंस तय करेगी। नीचे स्टेटमेंट की शक्ल में आंसर लिखिएगा। लिखिएगा नीचे, डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 40.81 मीटर। देखिए इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। सेक्शन सी की तरफ आइए। सेक्शन ए बाद में करेंगे और बड़ी तवज्जो के साथ करेंगे। बाद से मुराद है आज। सेक्शन सी, पहले तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखिएगा। 4 का ए पार्ट आया था। व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन? A block of mass m is placed on an inclined surface
Drive the relation for its acceleration when the block is sliding down in presence of friction. In presence of friction. आखिर में फ्रिक्शन को जीरो नहीं करना, A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपान एम तक ड्राइव करना है, एक्सिलरेशन ड्राइव करना है, ठीक है ना। अगर अपवर्ड मोशन हो तो उस केस को भी मैंने आज समझा दिया। आइए मैं आपको अपना गैस दे रहा हूं, इसके अलावा देखो ये तो गैस है ही ना, अपना गैस है, पहला है two masses m1 and m2 are attached to the ends of a string passing through frictionless pulley such that they move vertically. Suppose that m1 is greater than m2, find the acceleration of the system and the tension in string. आने के चांसेस कम है लेकिन आएगा। अगले में कहता है two bodies of unequal masses m and m connected to the ends of a string which pass over a frictionless pulley move vertically. Drive an expression to show that acceleration in the body is half of acceleration due to gravity if m is equal to 3m. देखिए बहुत ज्यादा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2018 में आया, 14 में आया, 7 में आया, 5 में आया, 2003 इंजीनियरिंग में आया, 2003 मेडिकल में आया, 2002 मेडिकल में आया, 98 में आया, 96 में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने रद्दो बदल की है थोड़ी सी, और ये देखिएगा 2013 में आया, 2003 मेडिकल में आया, इसका हिस्सा था, इसका पार्ट बन के आया था, और 93 में आया। देखिए उसी तरह से सारा काम करना है। आपको यहां दे रखा है m इज इक्वल टू 3m, टू बॉडीज का मास m और m है, यहां पर m जो दे रखा है 3m दे रखा है, तो आपने फर्स्ट बॉडी के मास को यहां पर 3m कहना है और सेकंड बॉडी के मास को आपने m कहना है इस क्वेश्चन में। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी 3m हुआ, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी कैपिटल M है और कैपिटल M कितना दे रखा है 3m दे रखा है। उसी तरह पूरी डेरिवेशन कीजिएगा एक्सिलरेशन की। टेंशन को यहां डिस्कस नहीं कीजिएगा, टेंशन नहीं ड्राइव करनी, टेंशन की टेंशन नहीं लेनी। तो आपके पास ये 2m अपान 4m इंटू जी है, ये कैंसिल हो गया। तो आप जानते हैं एक्सिलरेशन ऑफ बॉडीज जो है वो हाफ ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी तरह डेरिवेशन करनी है, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद आपने यहां पर बताना है कि मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज m which is equal to 3m और मास ऑफ सेकंड बॉडी इज स्मॉल m। तो आपने m1 की जगह 3m लिखना है और m2 की जगह m लिखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। डेरिवेशन उसी तरह से, एक्सप्लेनेशन उसी तरह से चलती जाएगी, फिक्र नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 3, a block of mass m is pulled up on a smooth inclined plane with a constant force F. ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स लगा के ऊपर धकेला जा रहा है। Obtain an expression for the acceleration of the block if the force between the block and the plane is F. If the force of friction between the block and plane is F. ये आपका सेक्शन बी और सी है। चैप्टर 3 में सेक्शन ए। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि मॉडल पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो मॉडल पेपर में आपको टोटल इस चैप्टर से 5 एमसीक्यूज दिए गए। फर्स्ट एमसीक्यू है जिसका नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन अ frictionless plane inclined at 30 degree will be 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक्सीलरेशन बॉडी का डाउनवर्ड कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए एक्सीलरेशन जो है
वो जी साइन थीटा के बराबर होता है। और जी आप जानते हैं 9.8 है, और एंगल यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, साइन 30 0.5 यानी 1/2 होता है। तो आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर होगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये गलत है। थर्ड दे रखा है 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी गलत है। और फोर्थ दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट। The laws of motion in the presence of constant acceleration are given by laws of motion। कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मौजूदगी में जो गिवन थे, जो दिए गए थे, चार ऑप्शन हैं, गैलीलियो, न्यूटन, हर्ट्ज और केपलर। तो आप तो जानते हैं लॉज ऑफ मोशन किसके हैं, न्यूटन के, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कहता है इट्स फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड चेंजेस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ना डायरेक्शन चेंज होगी ना स्पीड चेंज होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। एक्सीलरेशन चेंजेस, बेटा जब याद रखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 है, तो चेंज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, यस। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो ओरिजिन से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। इसके लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। कहते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट्स रन्स बिफोर टेकिंग द जंप, बाय डूइंग सो ही। कहता है तवील छलांग में, लॉन्ग जंप में, लॉन्ग जंप के दौरान एथलीट्स जो हैं वो जंप लगाने से पहले भागते हैं। बाय डूइंग सो ही, इस तरह वो क्या करते हैं, प्रोवाइड हिम अ लार्ज इनर्शिया। जाहिर है लार्ज इनर्शिया ही प्रोवाइड करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डिक्रीज हिज इनर्शिया नहीं, डिक्रीज हिज मोमेंटम, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। इंक्रीज हिज मोमेंटम, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि इंक्रीज हिज मोमेंटम, तो ऐसा नहीं है। प्रोवाइड हिम अ लार्जर inertia, first option is correct. 20th, if force of friction is negligible, the acceleration of two free falling objects of different masses is acceleration। acceleration चाहे मास सेम हो या डिफरेंट हो, फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन जो है वो सेम रहता है। चार ऑप्शन है, द सेम, डिफरेंट, स्मॉलर मास है स्मॉलर एक्सीलरेशन, गलत है, और नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा डिफरेंट मासेस जब फ्री फॉल करते हैं तो उनका एक्सीलरेशन सेम रहता है। एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट टू द मास। सेक्शन ए के ये 5 एमसीक्यूज हैं जो आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर गेस दे रहा हूं, और गेस ये मैंने पास्ट ईयर पेपर से ही निकाला है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से एमसीक्यूज बनेंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी। 2019 में था, साइड पर लिखा हुआ आ रहा है, इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर टाइम बहुत स्मॉल हो तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिर पढ़ रहा हूं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। तो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, अगर टाइम इंटरवल कम हो, बहुत कम हो, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन, गलत है। एक्सीलरेशन गलत है क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल दिया है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन गलत है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2016 में आया था, पढ़ रहा हूं, साइड पर लिखा हुआ आ रहा है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज, चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो डेसिलरेशन पैदा होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन पैदा होता है। वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन पैदा होता है। याद रखिएगा, इस सूरत में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आगे की तरफ है, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है वो पीछे की तरफ है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन यानी डेसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होंगे, गलत है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होंगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सही है। तीसरा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी गलत है। 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये भी गलत है। नंबर 3, 2013 में आया था, साइड पर लिखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है। इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर द सेम, अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी के सेम हो तो बॉडी विल मूव विद, चार ऑप्शन दे रखे हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो याद रखिएगा, अगर बॉडी की एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो तो उसके बारे में आप कहेंगे द बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बड़ा काम है। एमसीक्यू नंबर 4, 2005 में आया था, कहता है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कर्व, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी का कर्व हो, इस तरह से स्ट्रेट होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और कर्व होगा तो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कर्व, द बॉडी मूव्स विद, चार ऑप्शन दे रखे हैं, कांस्टेंट स्पीड गलत है, कांस्टेंट वेलोसिटी गलत है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन गलत है, चेंजिंग एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब होता है? जब बॉडी स्ट्रेट मूव करता है। तो यहां पर चेंजिंग एक्सीलरेशन है, एक्स एक्सिस पर आप टाइम रखते हो, वाई एक्सिस पर आप वेलोसिटी रखते हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन आता है। नंबर 5, ये भी 2005 में आया था, कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कल, जब सर्कल में कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, सर्कल में हर लम्हे डायरेक्शन चेंज होगी। इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये करेक्ट है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, ये फर्स्ट ऑप्शन था। इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो, गलत है, यहां टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। इट्स एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये भी गलत है। इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये तो एब्सोल्युटली गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, 2003 मेडिकल में आया था। A car traveling at 65 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, शुमाल की तरफ, स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर, टर्न्स वेस्ट, नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। आप जानते हैं ये ईस्ट वेस्ट, पता नहीं नॉर्थ और साउथ, चलिए इधर नॉर्थ कर देते हैं, इधर साउथ कर देते हैं, मुझे तो याद ही नहीं है। नॉर्थ की तरफ जा रही है और टर्न करती है ईस्ट की तरफ। A car traveling at 65 km per hour north turns west without a change in speed. स्पीड चेंज किए बगैर ये ईस्ट की तरफ टर्न करती है। The car is moving with
यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत है, डायरेक्शन चेंज हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी रहती है। बी ऑप्शन है एक्सीलरेशन, जाहिर है वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन ही होगा। एवरेज वेलोसिटी गलत है, नॉन ऑफ दीज, तो यहां पर होगा एक्सीलरेशन। 8 2002 मेडिकल में आया, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी is a straight line parallel to time axis, parallel to time axis, तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वेलोसिटी हर लम्हे क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम गुजर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होगा। कहता है इट्स एक्सीलरेशन विल बी, ऑप्शन ए है जीरो, और यही करेक्ट है। मैक्सिमम सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है मिनिमम, और फोर्थ ऑप्शन है यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, बॉडी की वेलोसिटी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन टाइम गुजर रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो। ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एमसीक्यूज। नंबर 9 2017 में आया था, कहता है अ बस ऑफ वेट 30,000 न्यूटन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, इट्स एक्सीलरेशन इज। देखो भाई, वेट जितना भी क्यों ना दे रखा हो, लेकिन जब मूव ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रही है तो इसके जो भी ऑप्शन दें हम कहेंगे कि इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है जीरो होगा, थर्ड ऑप्शन है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और फोर्थ ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10 2013 में आया था। A body falls freely, the distance covered by it in 2 seconds is। एक बॉडी फ्रीली गिरती है, 2 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो 2 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस तय करेगी। जाहिर है हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को vi जीरो कहेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की vi को जीरो कह दीजिएगा 2, तो आपके पास ये तो जीरो हो गया, और इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 19.6 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 9.8 गलत है, 19.6 मीटर करेक्ट है, 39.2 मीटर गलत है, 100 मीटर ये भी गलत है। चार ऑप्शंस दे रखे थे। एमसीक्यू नंबर 11, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, 5 एमसीक्यूज इससे आए थे मॉडल पेपर में। A helicopter weighing 3,920 Newton is moving up with a constant speed। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था apparent weight always equal to actual weight if body is moving up with constant speed, acceleration zero होगा तो। A helicopter weighing 3,920 Newton is moving up with a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड। ज़ाहिर है constant speed है तो इसका एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है। The force on the helicopter is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ज़ाहिर है इसके वेट जितनी ही फोर्स लगनी, फोर्स लगेगी वेट के बराबर ही। चार ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 4720, सेकंड ऑप्शन है 3920, थर्ड ऑप्शन है 3924, और फोर्थ ऑप्शन है 3916। एमसीक्यू नंबर 12 2011 में आया था और 2002 मेडिकल में आया था।
कहता है 1 किलोग्राम स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की बुलंदी से एक स्टोन गिरता है 10 मीटर की हाइट से। एक स्टोन गिरता है एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ। तो देखो भैया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और ये इसकी हाइट है, और यहां आपको वेलोसिटी vf फाइंड करनी है। तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो vf स्क्वायर तो ठीक है, इसकी जगह 0 रख देना। 2 डाउनवर्ड मोशन है g 9.8 होगा और ये 10 होगा। तो आपके पास vf स्क्वायर जो है वो हो गई 196। स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट आ जाएगा, और 196 पर रूट आ जाए तो आंसर क्या आता है? 14 मीटर पर सेकेंड। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है और ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन है 98 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। एमसीक्यू नंबर 13, ये मैथमेटिकल एमसीक्यूज हैं, 2010 में आया था। यार थका देते हो। हाउ मेनी मीटर्स विल अ 20 किलोग्राम बॉल स्ट्राइक्स फ्रॉम रेस्ट फॉलिंग फ्रीली इन 10 सेकेंड? इन 1 सेकेंड। एक बॉल का मास 20 किलोग्राम दे रखा है, डाउनवर्ड फॉल करती है, फ्री फॉल करती है, 1 सेकेंड बाद कितने डिस्टेंस को तय करेगी? 20 किलोग्राम की है, भले जितनी है, मास से क्या फर्क पड़ता है। 1 सेकेंड में ये फ्री फॉल करती है, तो ये टाइम दे रखा है। vi इसकी 0 है, और ए की जगह जी रखेंगे तो कितनी हाइट तय करेगी? h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये तो ना लिखिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ g की जगह 9.8, t की जगह 1, तो ये 4.9 मीटर फ्री फॉल करेगी। तो इसके 4 ऑप्शन है, 19.6 मीटर, 9.8 मीटर, 4 मीटर और 4.9 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल। एमसीक्यू नंबर 14, 2007 में आया था। When a constant force is applied on a body, it moves with, ज़ाहिर है constant force अप्लाई करेंगे तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या करती है? एक्सीलरेशन पैदा करती है। कांस्टेंट फोर्स होगी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो कहता है फर्स्ट ऑप्शन में इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, सेकंड में कांस्टेंट वेलोसिटी, थर्ड में कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? कांस्टेंट फोर्स की वजह से कांस्टेंट एक्सीलरेशन पैदा होता है। तमाम मैट्रिक पास बच्चों को पता है। एमसीक्यू नंबर 15, 2006 में आया था, 2003 मेडिकल में आया था। हाउ मच हाइट डज अ फ्री फॉलिंग बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम लूज इन 2 सेकेंड? भाई कितनी हाइट लूज करेगा? सिंपल सी बात है, 2 सेकेंड में। तो मास भले दिया हो, उसे क्या लेना देना? 2 सेकेंड इसका टाइम है। फ्री फॉलिंग बॉडी में h जो है हाफ GT स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। शॉर्टकट है, VIT निगलेक्ट करते हैं क्योंकि VI 0 है। हाफ 9.8 और ये 2 का स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, 19.6 मीटर ये हाइट लूज करेगा। तो इसके 4 ऑप्शन है, 9.8 मीटर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है 19.6 मीटर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड है 49 और फोर्थ है 4.93। 16th MCQ 2002 इंजीनियरिंग में आया था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में अ बॉडी मूव विद, सारे फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक ही बात है। करेक्ट ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन दे रखा है वेरिएबल एक्सीलरेशन, गलत है, जरा कांस्टेंट फोर्स लगी तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही पैदा होगा ना। और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, यूनिफॉर्म स्पीड। 17 2015 में 6 में 4 में आया था, और ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, बड़ी शानदार डेरिवेशन है इसकी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीलरेशन, सेकंड है टार्क, थर्ड है फोर्स। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन है वेलोसिटी। आइए जरा इसको समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। देखिए, इसके प्रूफ की खातिर आपको थोड़ा सा शुरू में डिस्क्रिप्शन देना होगा। आपको लिखना होगा कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट या इज इनिशियली मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi during time interval t due to the external unbalanced force on it, its velocity increases to vf. Therefore, acceleration of body by definition is and force on the body is as follow, and force on the body according to second law of motion is as follow. By putting equation 1 in equation 2, we get ब्रैकेट खोल लीजिएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है फाइनल मोमेंटम है pf, और ये इनिशियल मोमेंटम है, और नीचे वाली ये वैल्यू t2 है, और ये t1 है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर सेकंड यहाँ स्टेप में, लास्ट स्टेप में शुरू में f लिखिएगा, इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा। तो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। यहां साइड पर जरूर लिखिएगा कि PF इज इक्वल टू M इंटू VF और PI इज इक्वल टू MVI। T2 यानी फाइनल टाइम इज T, और T1 जो है 0 है, और ये इनिशियल टाइम है। Hence it is proved that the rate of change of momentum, hence it is proved that the rate of change of linear momentum is force। तो ये फोर्स की डेरिवेशन है जो बहुत अहम है, छोटी सी डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 7, ये एमसीक्यू मैंने स्किप किया था। इसकी स्टेटमेंट में एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से इसका सेंस नहीं बन पा रहा था। ये इंडियन बुक से लिया गया है, बड़े शानदार एमसीक्यूज होते हैं इंडियन बुक्स में। कहता है आप बॉडी, देखिए स्टेटमेंट लिखी आ रही है आपके सामने है, अ बॉडी गोज फ्रॉम 2 मीटर ऑफ नहीं है, इसे 2 कर दीजिए। अ बॉडी गोज फ्रॉम 2 मीटर टू 8 मीटर मार्क एंड बैक टू 2 मीटर मार्क इन 3 सेकेंड। इट्स एवरेज स्पीड इज, देखिए ये मार्क लगे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बॉडी इस मार्क से जाती है
और फिर इसी मार्क पर वापस आ जाती है। तो जाते हुए जो इसने डिस्टेंस तय किया है वो 6 मीटर है, और वापसी में भी जो डिस्टेंस तय किया है वो 6 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस इसका, टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो 12 मीटर है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो याद रखिएगा कि ये अपनी जगह पर वापस आ गया है, तो द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ जो है इसका 0 होगा। द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। 2 सेकंड में ये वापस आया है, सॉरी 3 सेकंड में ये वापस आया है, तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। स्पीड, a body goes from 2 meter to 8 meter mark and back to 2 meter mark in 3 seconds. Its average speed is, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड एंड 0। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4 मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू नंबर 7 था जो मैंने आपको स्किप करवा दिया था। एमसीक्यू नंबर 18 2004 में आया, 2003 इंजीनियरिंग में आया। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। न्यूटन पर सेकंड गलत है, न्यूटन सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो न्यूटन सेकंड इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन है जूल पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है जूल सेकंड। एमसीक्यू नंबर 19 2011 में आया, 4 में आया, 1 में आया। मोमेंटम के ही अब तरतीब से आएंगे। द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री विल बी। ये आपके मॉडल पेपर में आ चुका है और हम ये सोल्व कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये है, अभी हमने किया था। देखिए आपके मॉडल पेपर के एमसीक्यूज भी यही पास्ट ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। ऑलमोस्ट 80% एमसीक्यूज आपके पास्ट ईयर पेपर से ही लिए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 2018 में आया था, टॉपिकल करवा रहा हूं इस वजह से। An object is falling through a viscous fluid with terminal velocity. Its velocity फ्रिक्शन का है। देखिए जब किसी विस्कस फ्लूइड में कोई बॉडी गिरता है विद टर्मिनल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ना डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है, बल्कि रिमेन कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी किसी भी विस्कस फ्लूइड में डाउनवर्ड मूव करने वाले बॉडी की हमेशा सेम रहती। 21 ये फ्रिक्शन के हैं, फ्रिक्शन आपने खुद पढ़ना था, मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाया। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, 4 ऑप्शन है देखिएगा। बॉडीज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड गलत है, मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम करेक्ट है, मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है मूविंग बॉडीज थ्रू नॉन विस्कस मीडियम गलत है, मूविंग बॉडीज थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में तो बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। एमसीक्यू नंबर 22 2016 में आया, 2003 मेडिकल में आया। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, देखें सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है ना वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन गलत है, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन गलत है, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन करेक्ट है। आपने टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन अच्छी तरह से रिवाइज कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 23 2019 में आया, 15 में आया। इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर द नॉर्मल रिएक्शन देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहता है म्यू जो है एफ अपॉन आर के बराबर होता है। दिस इज करेक्ट।
अगले ऑप्शन दे रखे हैं म्यू इज इक्वल टू आर अपान एफ, गलत है। म्यू इज इक्वल टू एफ आर, ये भी गलत है। और म्यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ आर, ये भी गलत है। एमसीक्यू नंबर 24 2012 में आया। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो। फ्लूइड में रेजिस्ट करने की वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन तो आप जानते हैं कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की टाइप है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने स्टैटिक फ्रिक्शन की मदद से फाइंड किया है। विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहां करेक्ट आंसर है विस्कोसिटी। एमसीक्यू नंबर 25 2007 में आया था, 6 में आया था, 2 में आया था इंजीनियरिंग। स्टोक्स लॉ फॉर फ्लूइड फ्रिक्शन इज गिवन बाय। स्टोक्स लॉ आपको याद होगा, याद ही तो कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 6 पाई ईटा आर स्क्वायर वी, गलत है। स्टोक्स लॉ है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थर्ड ऑप्शन है 4 पाई ईटा आर वी, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है F इज इक्वल टू पाई ईटा आर स्क्वायर वी, ये भी गलत है। 26 2005 में आया। इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। देखिए स्टोक्स लॉ में फोर्स जो है 6 पाई ईटा आर वी, तो इसमें देखिएगा फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, रेडियस ऑफ बॉडी के और वेलोसिटी ऑफ बॉडी के। तो कहता है इन स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स, ये वाली फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू। ए में कहता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, गलत है। बी में कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, गलत है। सी में कहता है टर्मिनल वेलोसिटी, गलत है क्योंकि फोर्स तो टर्मिनल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास ऑफ द स्फीयर, करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नंबर 27 2003 इंजीनियरिंग में आया। व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सरफेस द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आर रिलेटेड एज। ये वही है जो पहले मैं करवा चुका हूं। काइनेटिक फ्रिक्शन ए पार्ट में कहता है लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, और ये करेक्ट है। स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ये गलत है। काइनेटिक फ्रिक्शन सी ऑप्शन में कहते हैं एफ के इज इक्वल टू 0, गलत है। और डी ऑप्शन में एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन 0 है, ये भी गलत है। एमसीक्यूज खत्म हुए। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस चैप्टर में 5 एमसीक्यूज आने का मतलब आप जानते हैं कि ये चैप्टर एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग आंसर के लिए, क्वेश्चन के लिए भी बहुत है। मैं अगर इस चैप्टर का गेस दूं तो वही दूंगा जो मॉडल पेपर में, लेकिन उसके साथ साथ मैं टेंशन स्ट्रिंग का कोई एक केस भी दूंगा आपको, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इंक्लाइंड प्लेन, ये बहुत अहम। कमिंग सेशन भी हमें कुछ अच्छा नजर नहीं आता। कौम और बच्चे बुरी तरह से तबाह हुए हैं, बहुत बुरी तरह से। बेटा जी आदतें बदल जाएं तो मुस्तकबिल खराब हो जाता है, आदतें खराब तो मुस्तकबिल खराब। और आदतें कैसे बनती हैं? जाहिर है सोच और यकीन से आदतें बनती हैं। सोच आती है, अमल होता है, मुसलसल अमल होता है, बिलीफ बनता है, और बिलीफ बनता है तो उस अमल को करने को दिल चाहता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और इसको हैबिट कहते हैं। इस पर एक बड़ी शानदार किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, और इन साहब ने जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके बेटे ने, स्टीफन आर कवी के बेटे ने एक किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स, मौसर अफराद की 7 आदत। 7 हैबिट्स। आपकी जिंदगी जो है, आपकी लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स। आपकी पर्सनैलिटी आपकी हैबिट्स की वजह से बनती है।
अगर आपकी हैबिट्स में बिलीव है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स होंगी तो स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा। ठीक है ना मेरे बच्चों। तो नई नस्ल तबाह होने जा रही है और पिछले 2 सालों में एक पूरी जनरेशन को तबाह कर दिया, उनकी हैबिट्स चेंज हो गई हैं। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी, हम टीचर्स को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। पहले तो हमें हैबिट्स चेंज करना होगी, वापस लानी होगी, बिलीव स्ट्रॉन्ग करने होंगे, और उसके बाद हमें पढ़ाना होगा। पढ़ाई पहले नहीं हो सकती, पहले पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। पढ़ने की आदत से पहले यकीन डालना पड़ेगा कि पढ़ाई और मेहनत रहेगा नहीं जाती। ठीक है मेरे बच्चों, टीचर्स पर यकीन रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने उस्ताद की खिदमत कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, दिल में यकीन रखिए। आपके वालिद और आपके उस्ताद वाहिद अशखास हैं, ये वाहिद पर्सनैलिटीज हैं जो अपने बच्चों से जेलिस नहीं हो सकते। ये वाहिद पर्सनैलिटीज हैं जो अपने बच्चों को अपने से बेहतर देखना चाहते हैं। बाप बड़ा खुश होता है जब बेटे का कद बाप से बड़ा होता है। बाप बड़ा खुश होता है जब बेटे के नंबर बाप से ज्यादा आते हैं। बाप बड़ा खुश होता है जब बेटा कामयाब होता है तो उस्ताद उससे ज्यादा खुश होता है। टीचर के लिए वो स्टूडेंट रोल मॉडल बन जाता है और वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उसकी एग्जाम्पल देता है। आपने अक्सर देखा होगा। तो मेरे बच्चों, अपने टीचर्स को भी अपनी दुआ में याद रखिए। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग अपने टीचर के लिए बिल्कुल मत लाइए। कभी आपने अपनी अम्मी को बुरा भला कहा है, कभी अपने अब्बू को बुरा भला कहा है, बहुत ही बुरे लोग होते हैं। तो इसी तरह से आपके उस्ताद जो हैं आपके लिए बड़े मुखलिस होते हैं। अब आप देखिए, मेरा ओढ़ना बिछोना आप बने हुए हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह पीरियड लेता हूँ, शाम को पीरियड लेता हूँ, रात को भी बेचैन होता हूँ कि आपको पढ़ा दूं ऑनलाइन। एक चैप्टर एक दिन में करवा रहा हूँ, आप सोचिएगा कि ये कितना टाइम है। ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।